सबसे पहले बात देश के भविष्य की कर लेते हैं। होनहार टैलेंटेड बच्चों की, जिन्होंने अपनी मेहनत से ही अपनी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का ही नाम रोशन कर दिया है। हम बात कर रहे हैं जेईई मेन 2024 की, जिसका रिजल्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी कर दिया है। साथ ही साथ रैंकिंग भी जारी कर दी गई है। महाराष्ट्र के नील कृष्णा निर्मल कुमार ने जेईई मेन्स में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र के ही दक्षेश संजय मिश्रा है, जबकि हरियाणा के आरव भट्ट तीसरे नंबर के टॉपर हैं। राजस्थान के आदित्य कुमार चौथे और तेलंगाना के हुंडेकर विदित 5वें नंबर पर हैं। जेईई मेंस में इस साल 56 कैंडिडेट्स को परफेक्ट 100 परसेंटाइल स्कोर मिला है, जबकि पिछले साल 43 कैंडिडेट्स ने ही 100 परसेंटाइल स्कोर हासिल किया था। खास बात यह है कि 100 परसेंटाइल पाने वालों में 2 लड़कियां शामिल हैं। तो देखिए, इनके नाम दिल्ली की शाइना सिन्हा और दूसरी हैं कर्नाटक की सानवी जैन। तो वहीं 100 परसेंटाइल पाने वालों में दिल्ली के 6 कैंडिडेट्स भी शामिल हैं। इनके एक एक करके नाम आपको बता रहे हैं। इस परीक्षा में आपको बता देते हैं कि सबसे ज्यादा तेलंगाना के 15 छात्रों को 100 परसेंटाइल स्कोर मिला है। 100 परसेंटाइल यानी टॉप स्कोर पाने वालों में सबसे ज्यादा 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो तेलंगाना के हैं। इसके बाद बारी आती है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से 7-7, दिल्ली से 6, राजस्थान से 5, कर्नाटक से 3, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात से 2-2 कैंडिडेट्स इसमें शामिल हैं। अब चंडीगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार की बात कर लें तो यहां से एक एक कैंडिडेट्स को 100 एनटीए स्कोर यानी परफेक्ट स्कोर मिला है। जेईई मेन परीक्षा देखिए 2 सेशंस में करवाई जाती है। इस साल कुल 14,15,110 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी। इनमें से कुल 10,67,959 छात्र दोनों सेशंस में परीक्षा में शामिल हुए। इस परीक्षा में चुने गए करीब 2.5 लाख छात्र छात्राएं अब आईआईटी में दाखिले के लिए जेईई एडवांस्ड परीक्षा में शामिल होंगे, जबकि बाकी जो छात्र छात्राएं हैं वो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, अन्य सरकारी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिले के लिए आवेदन कर पाएंगे। मेरा नाम अजित राहुल पटेल है और रैंक 53। अभी तो रोज़ हमारे क्लासेस चलते थे, 3 क्लासेस 1.5 घंटे के, और उसके बाद 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी होता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस होती थी। कोटा का माहौल प्लस कोचिंग का माहौल कैसा रहा? वो माहौल बहुत अच्छा था। सब बच्चे एक साथ पढ़ाई करते थे तो मोटिवेटिंग रहता था और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी आती थी और हमें खुद को अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता था। किसी भी एस्पिरेंट के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, तो उनमें मतलब सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करना, इसके लिए सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए टीचर्स से गाइडेंस लेना बेस्ट है। मतलब हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ रहते हैं, टीचर्स भी रहते हैं, लेकिन टीचर्स इस फील्ड में और ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मतलब पेरेंट्स तो ऑब्वियसली हमेशा फर्स्ट गाइडेंस, फर्स्ट इमोशनल सपोर्ट है, लेकिन टीचर भी पेरेंट के इक्विवेलेंट है। तो जो भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है, जिस भी तरह की कन्फ्यूजन्स, डाउट्स, चाहे पढ़ाई रिलेटेड हो चाहे पढ़ाई से बाहर की हो, इन सब को लेकर हम टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं, तो इससे एक हेल्प होती है। इसके अलावा खुद के साथ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बहुत ज़्यादा शेयर करते नहीं। तो जैसे मेंटल प्रेशर फील हो रहा हो, तो ये एक प्रॉब्लम है कि कभी कभार लोग ये शेयर नहीं करते कि वो स्ट्रेस में हैं या किसी तरह से लो फील कर रहे हैं। लोगों को लगता है पता नहीं इससे वो वीक दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी ब्रेवरी की बात होती है कि आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को ओपनली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में ओपनली अपने पेरेंट्स के साथ बात करना, चाहे दोस्तों के साथ बात करना, चाहे टीचर्स के साथ बात करना, ये भी एक बहुत की फैक्टर रहा है। एकेडमिक्स रिलेटेड मैं बोलूँगा कि जितने क्लासेस हुए हैं उनको मैं टाइमली अटेंड करते रहता था, और मतलब जो भी डाउट्स आते थे, मतलब डाउट्स को एक्यूमुलेट नहीं होने देता था, जो भी डाउट्स आते थे उनको क्लैरिफाई करते रहता था। और इसके अलावा हर मतलब क्लास में अटेंटिव रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर छोटी इंट्रिकेसीज, सब्जेक्ट डिटेल्स, ये सब पता होने चाहिए। मतलब जहाँ पे भी डाउट आए, जहाँ पे भी मन में 2 बार सवाल आए कि ये क्या है या फिर समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे इमीडिएटली पूछ के उसको क्लियर करना चाहिए। कितने घंटे पढ़ाई की आपने? मतलब क्लास हमारी लगभग 4 से 5 घंटे चलती थी। इसके अलावा मैं 4 से 5 घंटे घर पे पढ़ता था, और इन 4 से 5 घंटे में मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ या फिर कुछ सवाल बना के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोटा का माहौल प्लस कोचिंग का माहौल कैसा है? यहाँ का माहौल एक वर्ड में इसको समराइज़ करना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन माहौल बहुत डायनामिक है। तो परफॉर्मेंस और पीयर प्रेशर तो रहता ही है, उसको ड्राइव करने के लिए, मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए कि और बेटर कैसे परफॉर्म करेंगे और अच्छा कैसे सवाल करेंगे, या
खुद को और बेटर कैसे ले जाना है, ये ड्राइव तो देता ही है एटमॉस्फेयर। इसके साथ कुछ नेगेटिव्स भी हैं, लेकिन इनको टैकल करना भी खुद ही को आना चाहिए। तो ज़्यादा अगर प्रेशर फील हो तो जो भी एटमॉस्फेयर है, जो भी एनवायरनमेंट है, वहाँ से विड्रॉ कर लीजिए, या नेगेटिव इंटरेक्शंस लगे तो वहाँ से हट जाइए। जितने पॉजिटिव इंटरेक्शंस है, जिस भी इंटरेक्शन से आपको खुशी मिलती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। अब बात उनकी ताकत की, वतन जिनसे है। हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना की, जिनके शौर्य और वीरता के किस्से तो रोजाना सुनाई देते हैं, लेकिन हम आपको सेना की एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है सर्वधर्म समभाव की। महाराष्ट्र के पुणे में सेना का एक संस्थान है, जहां सेना में शामिल अलग अलग धर्मगुरु एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सभी धर्मगुरु बेशक अलग अलग मजहब को मानने वाले हों, लेकिन इनका मकसद एक है, वो है देश की रक्षा में तैनात जवानों को एकता के सूत्र में पिरोना। सेना के शौर्य के साथ ये सर्वधर्म समभाव की वो तस्वीरें हैं जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। पुणे के इस आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में भजन की भी गूंज है, अजान की भी आवाज है, और तो और गुरुबानी भी यहाँ की पहचान है। ये सेंटर इस वक्त भजन की आवाजों से गूंज रहा है। सीमा पर देश की रक्षा करने वाले जवान फ्री टाइम में आपस में मिलजुल कर इसी तरह मनोरंजन करते हैं। तस्वीरें पुणे के राष्ट्रीय एकता संस्थान की है, जहां सेना में शामिल अलग अलग धर्मगुरु एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सभी धर्मगुरु बेशक अलग अलग मजहब को मानने वाले हों, लेकिन इनका मकसद एक है, वो है देश की रक्षा में तैनात जवानों को एकता के सूत्र में पिरोना। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। अलग अलग धर्म के ये धर्मगुरु ट्रेनिंग के बाद अलग अलग रेजिमेंट में तैनात किए जाएंगे। फिर वो वहाँ जवानों को धार्मिक पाठ पढ़ाएंगे। जिससे हम सुंदर समाज का निर्माण कर सके। हमारी सेना को देते हैं, किस प्रकार से हम आपदाओं के समय, विपदाओं के समय। हालांकि रेजिमेंट में तैनात होने से पहले इनको भी बाकी जवानों की तरह फिजिकल और दूसरी जरूरी ट्रेनिंग से गुजरना होता है। इसीलिए ये सभी बाकी जवानों की तरह हर दिन सुबह मैदान में उतरकर कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि शास्त्र के साथ शस्त्र की सीख भी जरूरी मानी गई है। सेना के इस कैंप में कड़ी ट्रेनिंग के साथ साथ ये सभी मिलकर अपने अपने धर्म के हिसाब से भजन कीर्तन और परंपराओं को निभाते हैं। जाहिर है, भारतीय संस्कृति की अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है। सर्व धर्म समभाव भारतीय संस्कृति का मूल सार, और ये तस्वीरें इसे बयां करने के लिए काफी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। पूरा देश इस दिन 1999 में पाकिस्तान के धोखे के खिलाफ चलाए गए भारत के ऑपरेशन विजय की कामयाबी का जश्न मनाएगा। 25 साल पहले कारगिल की पहाड़ियों में हिंदुस्तान की सेना ने जिस पराक्रम का परिचय दिया, उसे पूरा देश याद करेगा। इस बार कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है, लिहाजा इस खास मौके से पहले ही भारतीय सेना ने देशवासियों को अपने शहीदों को याद करने, उन्हें नमन करने का एक खास तोहफा दिया है। भारतीय सेना ने कारगिल टूरिज्म डिपार्टमेंट के सहयोग से लद्दाख में आपको बता दें, एक नया सेल्फी पॉइंट बनाया है।
बुधवार को लद्दाख के एडीजीपी ने सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग इकट्ठा हुए। बच्चों ने सेल्फी पॉइंट पर खड़े होकर देशभक्ति गीत गाकर शहीदों को याद किया, नमन किया। माना जा रहा है कि सेल्फी पॉइंट से लद्दाख के पर्यटन को पंख भी लगेंगे। बहुत ही अच्छा है, ये अभी की बात नहीं है। चाहे 1947 से लेकर 65 से लेकर 73 से लेकर 99 का जितने भी वॉर हो गया है, हमारे अवाम खुसूसन इस बेल्ट का और पूरे करगिल में जितने भी बॉर्डर पे विलेजेस है, वहाँ के हर लोकल्स ने, हर गांव के लोगों ने आर्मी का शाना बशाना खड़ा होकर आर्मी का सपोर्ट किया है, आर्मी के साथ दिया है। इसी तरह से हमें किसी भी चीज की जरूरत होता है, कोई छोटा से छोटा प्रोग्राम करना होता है, छोटा से छोटा चीज का हमें जरूरत पड़ता है, तो हमारे पास जब अवेलेबल नहीं होता है तो हम इंडियन आर्मी को रिक्वेस्ट करते हैं और वो एकदम वहां पर हाजिर होता है और हमें इनसे हेल्प हो जाता है सर उन चीजों में। इस मौके पर लद्दाख के एडीजीपी ने कहा कि समाज के कल्याण के लिए ऐसे नागरिक कार्यक्रम करने में भारतीय सेना हमेशा सबसे आगे रहती है। इस तरह की पहल से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जो यूटी लद्दाख में प्राथमिक उद्योग है। स्थानीय लोगों ने भी भारतीय सेना की इस पहल का स्वागत किया और उनका शुक्रिया अदा किया। लोकल्स का बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा है, ये अभी की बात नहीं है। चाहे 1947 से लेकर 65 से लेकर 73 से लेकर 99 का जितने भी वॉर हो गया है, हमारे अवाम खुसूसन इस बेल्ट का और पूरे करगिल में जितने भी बॉर्डर पे विलेजेस है, वहाँ के हर लोकल्स ने, हर गांव के लोगों ने आर्मी का शाना बशाना खड़ा होकर आर्मी का सपोर्ट किया है, आर्मी के साथ दिया है। इसी तरह से हमें किसी भी चीज की जरूरत होता है, कोई छोटा से छोटा प्रोग्राम करना होता है, छोटा से छोटा चीज का हमें जरूरत पड़ता है, तो हमारे पास जब अवेलेबल नहीं होता है तो हम इंडियन आर्मी को रिक्वेस्ट करते हैं और वो एकदम वहां पर हाजिर होता है और हमें इनसे हेल्प हो जाता है सर उन चीजों में। अब देखिए, 5 महीनों तक देश से कटे राजमार्ग को बहाल कर दिया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के जवानों ने दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद मनाली लेह राजमार्ग को आवाजाही के लिए खोल दिया। रणनीतिक रूप से अहम दुनिया के सबसे ऊंचे राजमार्ग को बीआरओ ने रिकॉर्ड 47 दिनों में बहाल कर दिया। नवंबर के महीने में भारी बर्फबारी की वजह से इस राजमार्ग को बंद कर दिया गया था। ठंड के मौसम में हर साल मनाली लेह राजमार्ग करीब 5 महीनों के लिए देश से पूरी तरह कट जाता है। 6 मार्च को बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। इस मार्ग को खोलने में बीआरओ के जवानों को काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। अब देखिए, जवानों ने इस चुनौती का बहादुरी के साथ सामना तो किया। इस सड़क पर जमी बर्फ की मोटी दीवारों को काटने में जुटे रहे। बीआरओ की 2 टास्क फोर्स ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। इस पूरे अभियान के दौरान बीआरओ के अधिकारियों और जवानों ने बर्फ के बीच -20 से 25 डिग्री तापमान में लगातार मैदान में डट कर काम किया। हिमाचल और लद्दाख की सरहद सरचू में मंगलवार को बीआरओ के गोल्डन हैंडशेक सेरेमनी में मनाली लेह सामरिक मार्ग के बहाल होने की विधिवत तरीके से घोषणा भी की गई। सरचू तक का इस रोड को जो प्रॉब्लम आती है वो मानसून विंटर में आती है, जब इस रोड पे बर्फबारी हो जाती है और ये रोड करीब 4 से 5 महीने के बीच में बंद रहता है। करीब दिसंबर से लेकर के और अप्रैल के अराउंड हम लोग इस रोड को खोल देते हैं और ये रोड स्ट्रेटेजिकली काफी इम्पोर्टेंट है लेह लद्दाख के स्ट्रेटेजिक इंडक्शन के लिए, एज वेल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी। तो ये जब रोड खुल जाती है तो लेह लद्दाख के एरिया के लिए काफी बेनिफिट हो जाता है और आराम से लोग सामान की इंडक्शन, लोग आवाजाही कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि मनाली लेह राजमार्ग देश के लिए कितना अहम है। देश की सुरक्षा और पर्यटन के विकास के लिए ये क्यों अहम है। सामरिक नजरिए और टूरिज्म के लिहाज से मनाली लेह राजमार्ग बेहद अहम माना जाता है और मनाली के जरिए लद्दाख देश के बाकी हिस्सों को जोड़ता है। साथ ही ये चीन और पाकिस्तान सीमा से लगे इलाकों को जोड़ता है। जाहिर है सेना की आवाजाही के लिए ये बेहद जरूरी राजमार्ग है। इसके जरिए सेना को रसद और बाकी साजो सामान की सप्लाई होती है। साथ ही घाटी के पर्यटन के लिहाज से भी ये बेहद अहम माना जाता है।
इसरो नासा के संयुक्त मिशन निसार पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। निसार क्लाइमेट चेंज को लेकर जानकारी इकट्ठा करेगा। इससे आपदाओं की सूचना पहले मिल सकेगी। निसार एक रडार मशीन है जो धरती की सतह की निगरानी करेगा ताकि ये पता चल सके कि आखिर धरती की सतह में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं या हो रहे हैं। पहली बार भारत और अमेरिका इतने बड़े मिशन के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। दुनिया की तस्वीर बदलने वाला मिशन निसार। इसरो और नासा साथ मिलकर पृथ्वी पर नजर रखने वाला एक रडार मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है। इस मिशन को नाम दिया गया है निसार। ये रडार मिशन क्लाइमेट चेंज के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। नासा इसरो ने निसार पर काम लगभग पूरा कर लिया है। अब ये मिशन परीक्षण के दौर पर है। निसार धरती पर आने वाली हर आपदा का पहले ही संकेत दे देगा। निसार सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया जाएगा, जो हर 12 दिन में पूरी धरती और ग्लेशियर का विश्लेषण करेगा। ऐसा पहली बार होगा जब भारत और अमेरिका औपचारिक रूप से एक दूसरे के साथ इतने बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं। दरअसल भारत और अमेरिका की स्पेस एजेंसियां ये समझना चाहती हैं कि पूरी दुनिया में पर्यावरण कैसे बदल रहा है। निसार दुनिया भर के मौसम की भविष्यवाणी करेगा। दुनिया के किसी भी हिस्से में आने वाली आपदा के बारे में ये पहले ही सूचना दे देगा। इस सैटेलाइट का वजन 2800 किलोग्राम है। इसमें 39 फुट का फिक्स्ड एंटीना रिफ्लेक्टर है। ये एंटीना मौसम में छोटे से छोटे बदलाव को पकड़ने में सक्षम है। इसका रडार 240 किलोमीटर के दायरे में तस्वीरें ले सकेगा। इसकी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें हिमालय में ग्लेशियरों की निगरानी में मदद करेंगी। इसरो ने इस परियोजना पर 788 करोड़ रुपए, जबकि नासा ने 80.8 करोड़ डॉलर का योगदान दिया है। भारत के लिए मिशन निसार बेहद अहम है। इसका मकसद कृषि और मौसम से संबंधित स्पेस इनपुट हासिल करना है। निसार में सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है, जो देश के किसी भी अन्य उपग्रहों से मिलने वाली तस्वीरों की तुलना में अत्याधिक हाई रेजोल्यूशन की इमेज भेजेगा। इसरो नासा के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर दुनिया की नजर है। इसरो इस उद्देश्य के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के साथ गठजोड़ कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि मिशन निसार भारत की अंतरिक्ष में लगातार बढ़ती ताकत का गवाह बनने जा रहा है। इसीलिए प्रोजेक्ट निसार का पूरी दुनिया को है इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात बिग बी की, जिन्हें कल लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर अमिताभ बच्चन लता दीदी को याद करके कई बार भावुक हुए। इस खास मौके पर रणदीप हुड्डा, AR रहमान समेत कुल 11 हस्तियों को सम्मानित किया गया। देखिए सितारों से सजी इस महफिल की खास तस्वीरें। भारतीय सिनेमा की दुनिया का वो नाम जो अपने अभिनय के दम पर आज भी फैंस के दिलों पर राज करता है, वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन है। उम्र के इस पड़ाव में भी कुछ नया करने और सीखने का जज्बा बिग बी को बाकी अभिनेताओं से अलग बनाता है। और उनकी इसी मेहनत का नतीजा है कि देश भर में करोड़ों उनके चाहने वाले हैं। भारतीय सिनेमा और सामाजिक जीवन में अमिट योगदान के लिए बिग बी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हृदयनाथ जी ने बहुत प्रयत्न किया था कि आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ, और काफी सालों से उनका ये प्रयत्न था। पिछले साल भी उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। इसके साथ ही अभिनेता रणदीप हुड्डा को भी उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए मंगेशकर पुरस्कार का सम्मान दिया गया।
बहुत गौरव की बात है कि इतने दिग्गज लोगों के साथ जो कि सिनेमा में जिनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनके साथ मेरे को भी सम्मानित किया गया। और ये अवार्ड मेरे लिए इसलिए भी ज़्यादा मीनिंगफुल है क्योंकि मंगेशकर परिवार का सावरकर जी के साथ काफ़ी उनका आना जाना था, उनका रिश्ता था और दीनानाथ जी के दोस्त थे। दीनानाथ जी ने उनके नाटक भी किए थे। इसके अलावा सितारों से सजी इस महफिल में AR रहमान, अतुल परचुरे, पद्मिनी कोल्हापुरी समेत कुल 11 हस्तियों को भी ये अवार्ड दिया गया। बहुत अच्छा लगा मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है और आई एम हाईली ऑनर्ड एंड नथिंग ग्रेटर देन दिस। थैंक यू। एक लड़ाई के बाद जब आप फिर से निकलते हो फाइट करने, तो ऐसे अवार्ड से आपको अगर नवाजा जाए तो मतलब और क्या चाहते हो आप? वो अवार्ड जिसका नाम हो दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिलने के बाद दिग्गजों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए लोगों का शुक्रिया भी किया। आपको बता दें ये पुरस्कार साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2023 में मशहूर सिंगर आशा भोसले को दिया जा चुका है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस अवार्ड समारोह के दौरान अमिताभ बच्चन ने कई पुराने किस्से भी शेयर किए। उन्होंने बताया कि कैसे लता मंगेशकर की पहल पर उन्होंने विदेशों में स्टेज शो करने शुरू किए थे। स्नेह और प्यार मेरे परिवार पे और मुझ पर हमेशा रहा है और हमें जितना आदर सम्मान उन्होंने दिया है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। न जाने क्या ऐसी बात थी कि वो जब भी मुझसे मिलती थी या हमारे परिवार के सदस्यों से मिलती थी तो एक अलग तरह का उनका स्नेह और प्यार होता था। आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों में हमारे जितने फिल्म जगत के कलाकार हैं वो विदेश जाते हैं मंच पर कार्यक्रम करने। उनका गीत होता है, गायन होता है, नृत्य होता है। शायद लोगों को पता नहीं कि इस तरह के कार्यक्रम मैं भी किया करता था और एक तरह से माना जाए तो इसकी शुरुआत जो है वो मुझे लता जी की देन मिली थी कि इसकी शुरुआत की जाए। ये शायद बहुत से लोगों को पता नहीं। 1981 की बात है। मैं न्यूयॉर्क में था और हमारे एक मित्र आए, कहा कि लता जी न्यूयॉर्क में हैं और वो आपसे मिलना चाहती हैं। मैं लता जी से मिलने गया। उन्होंने कहा, अमिताभ जी, मेरा यहाँ मंच पर एक कार्यक्रम है मैडिसन स्क्वायर गार्डन, जो कि बहुत ही विख्यात अमेरिका का एक स्टेडियम है। वहाँ पर एक हॉल है फिल्ड फोरम, यहाँ पर उनका कार्यक्रम होना था। उन्होंने कहा, यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिनट आकर के मेरी एक प्रस्तुति कर दें। लता जी का प्रस्तुति करना ये मेरे लिए समझ में नहीं आया कैसे कह रही हैं, लेकिन क्योंकि वो लता मंगेशकर हैं इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और मैंने कहा ठीक है लता जी, मैं आ जाऊंगा। जाने लगा तो फिर उन्होंने कहा, अमिताभ जी सुनिए, हमने सुना है कि अभी आपने अपनी एक फिल्म में गाना गाया है। अरे मैंने कहा, नहीं लता जी, वो देखिए वो हल्का फुल्का वो शादी ब्याह में नोक शोक होती रहती है, उस तरह का एक गाना था। हमारे निर्देशक ने हमको होली के दिन सुना और उन्होंने कहा कि इसको फिल्म में डालना है, तो उन्होंने डाल दिया। फिल्म का नाम था लावारिस, गाना था मेरे अंगने में। अब हमारी हालत बहुत खराब हो गई क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा किया नहीं था। लता जी ने आग्रह किया तो हम गए और बड़ी कठिनाई से हमने किसी तरह वो गाना वहां गा दिया। जनता में कुछ लोग जो थे वो ताली वाली बजा दिए, कुछ लोग खड़े होकर के नाचने लगे। जो हमारे मित्र थे उन्होंने ये देखा, उन्होंने कहा, भाई साहब, अब हर साल आपका कार्यक्रम होगा अलग अलग देशों विदेशों में। और इस तरह ये कार्यक्रम शुरू हुआ। ये 80 के दशक की बात है, तो इसका श्रेय जो है ये लता जी को जाता है। तत्पश्चात लता जी के साथ मंच पर उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे कई बार मिला
और कई बार उनके साथ एक परफॉर्मेंस भी था, वो भी किया। लता जी के बारे में कई बार हम लोग सोचते हैं क्या है, और एक बार मैंने अपने पूज्य बाबूजी से पूछा कि लता मंगेशकर के बारे में आप कुछ बताइए। उन्होंने केवल एक शब्द कहा, शहद की धार। मिठास उनके गायन में शहद की था, और क्योंकि शहद की जो लय है वो कभी टूटती नहीं, इसलिए उनका स्वर जो है वो कभी टूटता नहीं। और अब बात लोकसभा चुनाव की करते हैं, जिसके दूसरे चरण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 88 सीटों पर कल वोट डाले जाने हैं। जिन बड़े दिग्गजों की किस्मत कल ईवीएम में कैद होनी है, उसमें हेमा मालिनी, अरुण गोविल, ओम बिरला, भूपेश बघेल जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन इस चरण में सबसे बड़ी चुनौती गर्मी बनी है। पहले चरण में कई सीटों पर मतदाता उदासीन नजर आए थे, लिहाजा इस चरण में वोटिंग का प्रतिशत बढ़े, इसके लिए सरकार के साथ रेस्टोरेंट एसोसिएशन और तमाम स्वयंसेवी संगठनों ने बीड़ा उठाया है। नोएडा में एक अस्पताल ने वोट डालने वालों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप का ऑफर निकाला, जबकि नोएडा के तमाम रेस्टोरेंट्स ने वोटर्स के लिए 20% छूट का ऑफर लॉन्च किया। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 मई को चुनाव के दिन इंदौर में भी वोट डालने के लिए लोग मुफ्त में पोहा जलेबी का आनंद ले सकेंगे। फिलहाल चर्चा नोएडा की है, जहां वोटर्स के लिए कल का दिन वोटिंग के साथ साथ सौगातों का रहने वाला है। देखिए, गर्मी की वजह से पहले चरण में मतदान अनुमान के मुताबिक कम देखा गया, लिहाजा अब मतदाताओं की तादाद को बढ़ाने के लिए मतदाताओं को ऑफर्स दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े इंदौर लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को होने वाले मतदान को बढ़ावा देने के लिए लजीज पेशकश की गई है। ये क्या है, समझिए इसको। इंदौर में मतदाताओं को फ्री में पोहा, जलेबी, आइसक्रीम दिया जाएगा। मतदान के शुरुआती घंटों में वोट डालने वाले मतदाताओं को पोहा, जलेबी खिलाई जाएगी, दी जाएगी। सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में मतदान करने वाले लोगों को 4 चौपाटी पर मुफ्त पोहा, जलेबी परोसी जाएगी। फ्री में पोहा, जलेबी देने के वादा इंदौर शहर के अलग अलग वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की तरफ से किया गया है। इंदौर लोकसभा क्षेत्र में 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 69% मतदान दर्ज किया गया था। इंदौर में 13 मई को मतदान है, तो देखना देखिए काफी दिलचस्प रहने वाला है कि पोहा, जलेबी के लिए लोग पहुंचते हैं या फिर नहीं। चलिए पहुंच गए हैं लंच टाइम के इस अंतिम पड़ाव पर। आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत के कहे हुए विचार। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और ये आपको ऊंचाई से गिरा भी सकती है, इसीलिए संगति अच्छे लोगों के साथ ही करें। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, मुलाकात होगी कल एक बार फिर से लंच टाइम में। परोसेंगे आपको ढेर सारी अच्छी खबरें। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए GNT।